अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं ये पास्ट पेपर है कौन सा। ये केमिस्ट्री का पास्ट पेपर है, 9th क्लास का है, गुजरांवाला बोर्ड का है, 2019 का पेपर है और ग्रुप 1 फर्स्ट टाइम का पेपर है। और क्वेश्चन नंबर 2 तो पिछले उसमें हो चुका है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो ये कहाँ पर मिलेगा। ये मैंने आंसर्स यहाँ पे दिए हैं, लेकिन अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं आते, आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहते हो, या जो आप लोगों ने पेपर में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस याद किए हैं, जो बुक से याद किए हुए वो लिखना चाहते हो, तो नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका आंसर। यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 59, मैंने हर क्वेश्चन के आगे पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। तो पेज नंबर 59 है, यूनिट नंबर 4 है। तो कैप्शन नंबर 4.1 है, जिसमें एटम्स के बारे में ये प्रॉपर इसी तरह लिखा हुआ है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। उसमें बहुत लंबा लिखा हुआ तफसील से, तो जैसे आप उसमें से लाइंस जो भी पिकअप करना चाहो वो कर सकते हो। इसको मैंने बहुत समराइज करके 4 लाइंस में वो कर दिया समराइज क्वेश्चन को। तो बेसिकली क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये बात हमें पता है। एटम्स जो होते हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एटम्स ने स्टेबल होना होता है। उस स्टेबिलिटी पे पहुंचने के लिए उन्हें केमिकल बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, बॉन्डिंग करनी पड़ती है एटम को एटम्स के साथ। क्या होता है कि एटम्स जैसे कि नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे करती हैं, उनमें डुप्लेट और ऑक्टेट रूल पाया जाता है, ये सारा पता है हमें। वो उस रूल को ओबे करती हैं नोबल गैसेज वाली वैलेंसी पे पहुंचना होता है एटम्स ने, उन्होंने भी उस रूल को ओबे करना होता है। उन्होंने भी उनको भी यही चाहिए होता है कि हमारे जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल हो, या 2 हो या 8 हो, इन दोनों में से कोई एक रूल फिल हो रहा हो। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे या गेन कर लेंगे या फिर शेयर कर लेंगे। ये सारा जो चक्कर चलता है, इसी चीज को मतलब इसी से वो एटम जो है स्टेबिलिटी हासिल करता है। इसी को हमने यहाँ पे 4 लाइनों में ये डिस्कस कर दिया कि एटम्स फॉर्म द बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी, हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। हमें पता है 2 हो या 8 हो, तो ये जो साइन है कि एटम स्टेबल है। They want to complete its valence shell electron, so by gaining, losing and sharing the electron, they obtain duplet और octet rule। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव वन एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा बुक में, अगर आप देखो पेज नंबर 61 है, चैप्टर वही 4 चल रहा है, उस पे कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है। 4.3.2 उसकी हेडिंग में आपको बता देती हूँ नंबर। तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लिखा, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी लिखा हुआ है, उसकी टाइप्स बताई हुई, काफी लंबा चौड़ा है, वहाँ से आप जो चीज पिक करना चाहो कर लो। मैंने इधर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पिक की है और साथ एक एग्जांपल सिंपल सी हाइड्रोजन फ्लोराइड की दी है। वैसे हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल ये कर लोगे तो भी आंसर कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इतनी सी बात में क्लियर हो जाता है कि 2 एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, क्या बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इधर अगर बुक में देखें हम, तो बुक में सिंगल डबल ट्रिपल 3 टाइप्स कोवेलेंट बॉन्ड की बताई हुई है। आप वो भी यहाँ मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया हुआ है। A covalent bond is a chemical bond that involves in the sharing of electrons pair between atoms. These electrons pairs are known as shared pair or bonding pairs, and the stable balance of attractive and repulsive forces between atoms when they share electron is known as covalent bonding। ये एक्चुअली घुमा फिरा के खींची हुई है और थोड़ी सी टफ की हुई है। अगर इसको सिंपल उसमें करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात क्लियर होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाई। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 4 के, आप देख लो ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आए हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन के ये 3 क्वेश्चन जो आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 4 में से आए। चैप्टर नंबर 4 उधर मेटल्स की एक बड़ी सी हेडिंग लगी हुई है, वहाँ पे पेज नंबर 70 है और 4.5.4 जो है ना उसकी वो हेडिंग का नंबर है। तो मेटल्स वहाँ पे लिखा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ एक सिंपल सा 5th पॉइंट है, वहाँ पे एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, ड्यू टू मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू दे फ्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको 2-3 लाइनों में करना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह लिखा हुआ है। वैसे हमें पता है कि मेटल्स क्यों है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों है, क्योंकि मेटल्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल्स होते हैं मूवमेंट शो करते हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट की वजह से उनकी फ्री मूवमेंट होती है, फ्री मूवमेंट की वजह से कंडक्शन हो जाती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो जाती है। इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर पाए जाते हैं। ये फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला भी चक्कर रहता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें इतना लंबा तो हम नहीं
बात करेंगे, सिंपल सी बात रखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन शो मूवमेंट, देयर कंडक्शन इज पॉसिबल। सिंपल। उसी बात को घुमा के हमने थोड़ा सा लिखना है ताकि वो 3 लाइनों का हो जाए, वो एक लाइन से जरा 3 लाइनों में चला जाए तो जरा 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छा लगता है, वरना तो सिंपल एक लाइन में लिख दो तो भी जवाब बन जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि डिफाइन प्रेशर एंड आल्सो राइट इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो ये अब चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 5 में से आया, पेज नंबर 76, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे प्रेशर की हेडिंग लगी हुई है 5.1.3, अगर आप लोगों को मिल जाए वहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन है, इसका फार्मूला भी है और इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वो थोड़ा सा लंबा छोड़ा, इसमें तीनों चीजें मैंने बता दी ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छा हो जाए। है कुछ भी नहीं, सिंपल। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फार्मूला आपके सामने आ गया, प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया, वही जो हमने कहा था फोर्स कर रही है सिस्टम यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही है। तो उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ गया, इसका पास्कल होता है जो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। आगे आप ये लिखा हुआ आपको नजर आ ही रहा है, इतने से उसमें ये डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी चैप्टर नंबर 5 में से है। व्हाई द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग। डेंसिटी जो है गैस की क्यों इंक्रीज होती है कूल करने से, ये चैप्टर नंबर 5 में से है, पेज नंबर 77 है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैसेस का पूरा एक पैराग्राफ है, 5.1.7 इसका हेडिंग नंबर जो है, ये पूरा एक पैराग्राफ है और उसमें इन्होंने जिक्र ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ किया हुआ है डेंसिटी ऑफ गैसेस में। उसमें जरा और भी पॉइंट्स का जिक्र आ जाता है। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट पकड़े हैं वो आप देख लें जरा। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस टेक मोर स्पेस दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो इसका मतलब ये लेस डेंस होते हैं। टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर बुक में देखें तो वहाँ पे ज़्यादा इन्होंने डेंसिटी पे फोकस किया, डेंसिटी और का रिलेशनशिप मेरे ख्याल से वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप बताया। इवन यहाँ पे टेम्परेचर का भी पॉइंट ऐड करना चाहो तो कर लो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी इसका डेंसिटी का एक रिलेशनशिप होता है। और टेम्परेचर चूँकि यहाँ पे अगर हम स्टार्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो कूलिंग के बारे में जिक्र हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने के बारे में जिक्र हो रहा है, तो इस वजह से मैंने टेम्परेचर का ऐड कर लिया ताकि ज़रा थोड़ा क्वेश्चन ना अच्छा लगे। तो यहाँ पे ये बताया टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये बात हमें पता, तो ये लाजी बात है, जब कूलिंग पे जा रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये इसके रिवर्स काम करेगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम और जो डेंसिटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने कूलिंग के बारे में कहा है कि डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है गैस की जब कूल करते हैं, तो टेम्परेचर क्या हुआ कूलिंग पे डिक्रीज हो गया, इस वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके 2-3 और पॉइंट्स भी बनते हैं सॉल्व करने के लिए, बट मेरे ख्याल से मुझे ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉपर सा लगा, जिससे ज़रा सिंपल वर्डिंग में रह के हम 4 लाइनों में इसका आंसर जो है ना बता दें। डिफाइन डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया और ये इसमें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस वो एक हेडिंग दी हुई है, 99 पेज पर है, 6.2.3 इसका नंबर है। अच्छा, इसमें जस्ट दोनों की डेफिनेशन बता देनी है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, डिसॉल्व हुआ होता है, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये ज़रा हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली small amount of dissolved solute in the solution, or concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute in solution। मतलब उसमें solute की मिकदार थोड़ी ज़्यादा। इसमें एग्जांपल brine is a concentrated solution of common salt in water। ये बिल्कुल मैंने उधर से केमिस्ट्री की बुक से ही लिया है, इसमें जो उन्होंने बताया। इसमें आप उस पैराग्राफ को देख के अपने हिसाब से भी अगर लेना है तो ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल जाते हैं। व्हाई नैफ्थलीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड नॉट इन वाटर। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर तो 6 ही है, पेज नंबर 104 है और इसमें सॉल्युबिलिटी जो है ना हेडिंग मेन 6.5 उसमें ये उन्होंने एक लाइन लिखी होती है। ये नीचे मैंने वैसे नैफ्थलीन का सिंपल लिखूँ तो नैफ्थलीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल होता है, हाई इनसॉल्युबल होता है इन हाई पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर के अंदर, तो इस वजह से ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। अब वो सॉल्युबल क्यों है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, वो नीचे बात बताइए कि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि
ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन और ये सब जो है ना नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस, इसीलिए ये किसमें सॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नेफ्थलीन ये आप जरा यहाँ से बाकी चीज़ों को कट करके सिर्फ नेफ्थलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में जिक्र कर लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्लड इज अ कोलॉइड। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पार्ट का, और ये चैप्टर नंबर 6 में से ही है। कोलॉइड उसकी मेन हेडिंग है 107 उसका पेज है, और 6.6.2 जो है ना वो उसकी नंबर है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड अब चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, मैंने तो ये कहीं और से लिया। ब्लड इज अ कोलॉइड बिकॉज इन ब्लड द ब्लड सेल साइज इज ऑफ बिटवीन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। Mixture in which one substance is divided into minutes particles called colloidal particles and dispersed throughout a second substance। ये मुझे लग रहा कुछ ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, सो सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा चले आप वहाँ से कर लीजिए अपनी बुक में से देख के, पहले वाली लाइन तक कर लें, उसके बाद अपनी बुक से देख लीजिएगा। ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी इस इशू के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेक्शन रह गया 2019 के पेपर का भी ग्रुप 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह वो फिर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।